Correct. Bond line representation of the given expanded formula. एक्सपैंडेड फॉर्मूला दे रखा है और बॉन्ड लाइन नोटेशन पूछा है, कैसे देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, जिसमें 1 2 3 4 पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है और चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ अलग से है, राइट? कैसा होगा? पहले तो 7 कार्बन ढूंढे, पहले 1 2 3, नहीं, 4 नंबर पर है डबल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, पहले पे अल्कीन, चौथे पर डबल बॉन्ड ओ। यही है, यही है, यही तो है वो। बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर। सी इज नॉनसेंस, डी इज ऑल्सो नॉनसेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड? होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन होता है? अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें रिंग के मेंबर के रूप में कोई हेटेरो एटम न हो, सिर्फ कार्बन एटम की ही रिंग हो, तो वो होमोसाइक्लिक कहलाता है। और अगर एक भी हेटेरो एटम आ जाए तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। अच्छा, तो ये होमोसाइक्लिक है, जी हाँ, इसमें रिंग भी है और सारे कार्बन एटम्स भी। बी में सारे कार्बन एटम तो हैं पर रिंग नहीं है। सी में रिंग तो है पर उसमें एक हेटेरो एटम आ गया है, ऑक्सीजन। और डी तो कुछ बकवासी है, उसमें ना तो वो हाइड्रोकार्बन है और ना ही उसमें रिंग ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बोलता हूं। मान लो अगर ऐसा होता, ये होमोसाइक्लिक होता है हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें भी हेटेरो एटम ऑक्सीजन तो है। एक्चुअली दिस इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों? रिंग में अगर आप देखेंगे तो कार्बन ही है, ऑक्सीजन जो हेटेरो एटम था वो साइड में है, अलग है, रिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये बकायदा होमोसाइक्लिक कंपाउंड ही कहा जाएगा। इसी बात पे नाम हो जाए। हाँ जी, आपका बहुत नाम है, इसमें कोई शक नहीं। आइए हम नाम लिखना भी सीखते हैं। The IUPAC name of the given structure is, oh my God, रूल्स क्या हैं? रूल्स है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को पहचानो। कौन सी लगती है लॉन्गेस्ट? क्या शक है आपको? कोशिश करते हैं। आइए देखिए, मान लो देखें 1 2 3, ठीक है। यहां चले जाऊंगा तो 4 5, दो ही कार्बन है, ना ना ना। यहां जाऊंगा तो 4, फिर 5 6, ऐसे चलो तो 6 कार्बन आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लगे, बुरा लग तो रहा है जैसे लग रहा है। इसी की बजाय 5 या 6 यहां क्यों ना आ गए? यहां भी आ सकते थे। वेल, पहला रूल है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो 6 कार्बन की जो चेन है उसको आइए हम जरूर सेलेक्ट करें। ठीक है, फिर एक और रूल है कि अगर एक ही लेंथ की एक से ज्यादा चेन हो, जैसे यहां पर एक और चेन भी पॉसिबल है, अगर एक ही लेंथ की एक से ज्यादा चेन्स हो तो उस चेन को चुनिए जिस पर ब्रांचेस ज्यादा हैं, साइड चेन्स ज्यादा हैं। अगर हम ये 5 और 6 ले लेते, आ जाता 2 कार्बन यहां भी हैं, 2 यहां भी थे। लेकिन यहां पर खास बात है कि 5 नंबर पर, ये ध्यान से गौर से देखिए, यहां 5 नंबर पर साइड में एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। यहां 5 नंबर पर साइड में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रांच आ गई, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। जो हमने चुना है वही ठीक है। फिर नंबरिंग करने की बारी आती है। नंबरिंग कहां से करेंगे जी? तो उसका जवाब यह है कि नंबरिंग उस कॉर्नर से शुरू करिए, उस एंड से नंबरिंग शुरू करिए जहां पे अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाए। हाँ, क्या क्या क्या? अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नियम कहता है। मतलब किस बात का? इसका मतलब वहां जल्दी जल्दी ब्रांचेस आए और ज्यादा से ज्यादा आए। जैसे यहां से शुरू करता हूं तो 2 नंबर पर आप देखो, दो दो ब्रांचेस हैं, मिथाइल और मिथाइल। अगर इसी की बजाय मान लीजिए, है नहीं पर अगर मान लीजिए दूसरे एंड से शुरू करता है, इसको 1 और इसको 2 मान लेता, ग्रीन कलर वाला है, तो इसमें 2 नंबर पर सिर्फ एक ब्रांच आती मिथाइल, और यहां पे 2 नंबर पर दो दो ब्रांच आ गई डाई मिथाइल। तो 2 ब्रांच इज बेटर देन 1 ब्रांच हमेशा। तो हमने नीचे से नंबरिंग शुरू करी है, बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, मिथाइल कहां कहां है? वेल, यहां है, यहां है, यहां है, 3 मिथाइल हैं। और देखें, टैंग टैंग टैंग, 3 ही इथाइल भी हैं। कहां पे? 3 4 4 ट्राई इथाइल, 3 3 है इथाइल। 2 2 5 ट्राई मिथाइल। गजब, हेक्सेन है ये। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है।
तो पहले तो हेक्सेन देखो, हेक्सेन है क्या, हेक्सेन है क्या, हेक्सेन है क्या, अरे सबने हेक्सेन बोल दिया, ठीक है अच्छा बोला। फिर 344 ट्राइथाइल है ये, 344 नॉनसेंस, ट्राइथाइल सही। 225 ट्राइमिथाइल, ओ माय गॉड ये तो सही है, बी सही है, बी सही है, और आंसर यही है, यही है, यही है। क्या आपने से सही किया? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी बात पर साथ साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, जय हो स्वास्थ्य। आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड इज, क्या है इस कंपाउंड का नाम? आओ सुने। 1 2 3 4 और 5, ये है पेंटाडाइन, डाइने आ रही हैं यहां देखिए, है ना। तो दिस इज पेंटा 1,4 डाइन, लेकिन इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं 3 नंबर पर। कौन से? क्या नाम है इस ग्रुप का? भाई ये ग्रुप कहलाता है या तो विनाइल, इसको वैसे इथीनाइल भी बोलते हैं। विनाइल एक ऐसा कॉमन नेम था जो आईयूपीएसी ने स्वीकार कर लिया है। इथेनाइल तो ऑफिशियल आईयूपीएसी नेम है ही सही। तो 3,3 डाइविनाइल या 3,3 डाई इथेनाइल पेंटा 1,4 डाइन, 3,3 डाई इथेनाइल पेंटा 1,4 डाइन। ये सी सही लग रहा है, अब लग रहा है तो सही ही होगा, है भी। सी इज द आंसर, यस सी इज द आंसर। ओ माय गॉड ये क्या है? द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, रिंग में और ओपन चेन में प्रायोरिटी किसको देते हैं? सच तो ये है कि आईयूपीएसी की ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर में ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं है। मैंने जेई कोचिंग सर्कल्स में अधिकांश लोगों को ये अपने निजी मनोरंजन के अनुसार बोलते हुए देखा है कि रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है बजाय ओपन चेन की। ये उनके पूरी तरह से निजी विश्वास या अंधविश्वास हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। आईयूपीएसी ने ऐसा कोई नियम नहीं रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं? आईयूपीएसी ने नियम ये बनाया है कि आप अगर रिंग के कार्बन चुनोगे तो उससे आप ओपन चेन पे नहीं आ सकते, ओपन चेन चुनोगे तो उसी को चुनो, फिर रिंग पे नहीं आ सकते। मतलब या तो ये मान लो मेन चेन है, अगर ये मेन चेन है नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अदरवाइज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश। ये डैश साइड चेन के तौर पे नहीं है, मैंने कहा कि मेन चेन या तो इसको मानो तो ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। यहां से क्यों करी? जो मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है ना, वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। और या फिर इसको मेन चेन, इसको भी मान सकते हैं, दोनों में 8-8 कार्बन है, कार्बन भी सेम। तो या तो पेरेंट चेन को साइक्लोऑक्टीन मान लो जिसमें साइड चेन लगी हुई, ऐसे मान लो, तब नाम क्या होगा? तब उस दशा में नाम अलग आएगा। मैं दोनों लिख के दिखाता हूं आपको, और दोनों सही नाम है। आईयूपीएसी की नॉमेनक्लेचर बहुत क्लियर है इस बारे में कि अ गिवन कंपाउंड मे हैव मोर देन वन करेक्ट आईयूपीएसी नेम्स, उसमें कोई पाप नहीं है। अच्छा क्या नाम हो जाएगा? मैं बताता हूं आपको, ऐसा हो जाएगा। पहले एक बार इसकी नंबरिंग कर ली है तो पहले इसके हिसाब से चलते हैं, किसके? ओपन चेन के हिसाब से। अगर ओपन चेन को हमने मेन चेन माना तो 1 डैश लोकेशन ये होगी जहां से वो मेन चेन से जुड़ी है, 2 डैश 3 डैश ऐसे। तो ये हो जाएगा मेन चेन में लोकेशन 1 पर है साइड चेन, तो 1 लोकेशन पर लगा है साइक्लो ऑक्टाइल ऑक्ट 3 इनाइल, साइक्लो ऑक्ट 3 इनाइल। जो बहुत उत्साही हैं वो 1 आइल ऐसे भी बोल देते हैं। और अगर आप ब्रैकेट खोल देंगे तो डैश लग जाएगा, 1 साइक्लो ऑक्ट 3 डैश एन 1 डैश आइल, यानी कि 1 डैश पर अल्काइल ग्रुप लगा है। वो तो ठीक है, तो मान के चलते हैं कि वही होगा। ऑक्टीन है ये, ऑक्ट 1 ईन, क्योंकि ये 1 पे ऑक्टीन है तो ऑक्ट 1 ईन ऐसा नाम हो जाएगा। ये एक तरीका है। 1 साइक्लो ऑक्ट 3 इनाइल ऑक्ट
2 नहीं, 1E नहीं है, तो ये 2 में गड़बड़ हो गई, तो ये तो ठीक नहीं है। फाइन, और क्या हो सकता था? ये एक तरीका था नाम रखने का, और ये जो नाम हमने यहां लिखा है ये सही है। सेकंड मेथड बताने वाले थे आप, वो भी बताइए। बता रहे हैं, सुनिए, उसको भी मजा लीजिए आप। हम कहते भैया रिंग मेन चेन है। अब ज्यादा प्रायोरिटी होती है अल्कीन की, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते हैं। उल्टी क्यों ना करी? अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो अल्कीन की नंबरिंग तो आई 1 और साइड चेन आई किस पे? 4 नंबर पर। अगर उल्टा करते तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 आ जाती। साइड चेन पर छोटे से छोटा नंबर हो, ये ज्यादा अच्छा है, इसलिए वैसे नंबरिंग करी थी। कुछ लोग और चमत्कारी होते हैं, वो कहते हैं रिंग को टच करके उल्टा भाग जाते हैं, 1 2 3 हो जाता। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने सी डबल बॉन्ड सी के एक कार्बन को टच कर लिया तो आपको डबल बॉन्ड पर से गुजरना पड़ेगा, आप उल्टी दिशा में नहीं चल सकते। ये नियम है पक्का आईयूपीएसी का, इसका कोई वायलेशन नहीं होता। तो नंबरिंग ऐसी होगी 1 2 3 4। तो ये है पेरेंट चेन हो गई साइक्लोऑक्ट 1ईन, साइक्लोऑक्ट 1ईन, साइक्लोऑक्ट 1ईन। और इसमें 4 नंबर पर एक ग्रुप लगा है। कौन सा? 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश, ऑक्टाइल, ऑक्ट 1 ईनाइल। स्टाइल मारना हो तो ऑक्ट 1 ईन 1 आइल, जो भी चाहे कहें आप इससे। ये 1 अक्सर लोग नहीं लिखते हैं, क्यों? अल्काइल ग्रुप एक नंबर पर ही होता है, 1 डैश वही होता है जहां से जुड़ा होता है मेन चेन से, वही मानते हैं। ये भी सही है। तो 4 नंबर पर ऑक्ट 1 इनाइल, साइक्लो ऑक्ट 1 ईन, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अरे बी ही सही हो रहे हैं। जी हाँ, बी ही सही हो रहे हैं, और हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हो रहे हैं, होने दीजिए। बी इज द आंसर। एंड दिस गेट्स अस द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, ओ माय गॉड, 1 ethyl 3 methyl cyclopentane? वेरी इंटरेस्टिंग, क्वाइट इजी ऑल्सो। तरीका क्या है? सबसे पहले अंत में देखो, साइक्लोपेंटेन है तो भैया साइक्लोपेंटेन बना लो। 1 नंबर पर इथाइल है, 3 नंबर पर मिथाइल है। ओ माय गॉड, बस इतनी सी चीज है। हाँ, बस इतनी सी चीज है। ए इज द आंसर, डायरेक्ट। ए इज द आंसर, यस, वेरी मच ए इज द आंसर। देयर वी आर। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज, क्या है इसका सच्चा नाम? आओ देखें क्या है इसमें हमारा काम। वेल, आपके पास सबसे पहले तो पेरेंट चेन है साइक्लोहेक्सेन, इसमें एक अल्कीन है, तो अल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी या साइड चेन्स की? अल्कीन की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी। तो 1 2 3 4, उल्टा भी रख सकते थे अल्कीन को, लेकिन अल्कीन के एक कार्बन को टच करके फिर उस पे से गुजरना पड़ता, अल्कीन पे से जाना पड़ता, उल्टा नहीं भाग सकते थे। तो यही नंबरिंग ऐसी है जिसमें साइड चेन्स पर मिनिमम लोकेंट्स आएंगे। 3 ethyl 4 methyl cyclohexene, 3 ethyl 4 methyl cyclohexene, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। A is the answer, yes, A is the answer. The correct IUPAC name of the following structure is, IUPAC name क्या है इस स्ट्रक्चर का, ऐसा पूछा जा रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या है? वेल, अगर आप देखें बहुत मजेदार चीज है एकदम। हम छोटी हल्की फुल्की बातें करते हुए एकदम आप सितारों में पहुंच गए हैं। आप देखें यहां एस्टर है। जी हां, एस्टर के अलावा यहां पर ईथर भी है। जी हां, तो एस्टर और ईथर दोनों में ज्यादा इज्जत किसकी है? ज्यादा प्रायोरिटी होती है एस्टर की। तो एस्टर के तौर पर ही हम इसको लिखेंगे। और RCOO R-, अगर आपको एस्टर में दिक्कत आती है तो मैं आपको हिंट देता हूं, ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़ा है उस पर गोला बना लीजिए। ये है अल्काइल और ये है अल्केनोएट। अल्काइल अल्केनोएट, ये नाम है एस्टर का। अल्काइल हो गया मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल फलाना ओएट। अब वो फलाना क्या है देखते हैं। CH3CH2CO, इसको एक क्षण के लिए, जो ईथर वाला पोर्शन है, एक क्षण के लिए इसको रोक लीजिए, काट दीजिए। ये क्या होता? अगर ये ना होता तो मेरे पास क्या आता? ये ग्रुप आ जाता ऐसा, 1 2 3 1 2, कार्बन 2 ही हैं, 1 और 2।
इसके बाद तो एक ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे CH2 है और H हटाकर उसके स्थान पर ये लगाया है। दो कार्बन, कार्बन दो ही हैं, कार्बन दो ही हैं, तो ये इथेनोएट है, इथेन, इथेनोएट। लेकिन मामूली इथेनोएट नहीं है, ये मामूली इथेनोएट नहीं है, इसमें ग्रुप लगा है। कौन सा? ये घिनौना ग्रुप। कौन सा? CH3 CH2O, इसको लोग कहते हैं इथॉक्सी। इथॉक्सी लगा हुआ है, जी हां, तो ये इथॉक्सी इथेनोएट है। वैसे अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से कहें तो ये इथॉक्सी लगा है 2 नंबर पर, तो 2 इथॉक्सी बोल सकते थे, पर 2 ही कार्बन है, C डबल बॉन्ड O वाले पर कोई ग्रुप लग नहीं सकता, तो 2 नंबर पर ही लगा होगा, ये ऑब्वियस है। तो ये 2 ऑप्शनल है, आपकी दया पर है, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें। तो मिथाइल इथॉक्सी इथेनोएट ये नाम है, मिथाइल इथॉक्सी या 2 इथॉक्सी इथेनोएट। ये है IUPAC नॉमेनक्लेचर किसकी? एस्टर की। क्या कहीं आंसर दिख रहा है? सही आंसर है C। जी हां, सही आंसर है C, मिथाइल 2 इथॉक्सी इथेनोएट। मजेदार, मजे से भी मजेदार। आइए आगे चलते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या है? आपके पास कार्बन जिससे 3 बेंजीन रिंग्स जुड़े हैं और CH2 CBr3 ऐसा ग्रुप लगा है, ठीक है। Write the IUPAC name of the following compound. Fine. क्या है इसमें? आओ देखें। वेल, हमारे पास है, कार्बन चेन को देखिए सबसे पहले, ओपन चेन इतनी ही है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, सही बोल रहा हूं। नंबरिंग क्या करोगे? आप देखो, कार्बन CH2 और कार्बन, टैंग 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 टैंग, यहां PH फिनाइल ग्रुप लगे हैं, और यहां Br ब्रोमो ग्रुप लगे हैं। यहां पे भी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, टैंग टैंग टैंग, और यहां पर भी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, टिंग टैंग टिंग। प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर सबका सेम है, प्रीफिक्स के तौर पर आएंगे। अल्फाबेटिकल इज द ओनली की, और अल्फाबेटिकल में ब्रोमो जीत जाएगा फिनाइल से, ब्रोमो जीत जाएगा फिनाइल से। तो 111 ट्राई ब्रोमो, 333 ट्राइफेनाइल प्रोपेन, 111 ट्राइब्रोमो, 333 ट्राइफेनाइल प्रोपेन, यही है इसका सही नाम, और ए है इसका सही आंसर। द आंसर इज ए। अरे आपने रिंग को मेन चेन नहीं लिया, नहीं, सिंपलेस्ट नेम चुनना चाहिए, इसके हिसाब से मेन चेन चुनी जाती है। फंडामेंटल नियम ये है IUPAC का, इसको लिया है हमने। अगला क्वेश्चन, हेटेरोलिसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है। हेटेरोलिसिस मतलब ऐसा इसको तोड़ा कि इलेक्ट्रॉन एक के पास चले गए, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही लूट के ले जाएगा इलेक्ट्रॉन से, लेकिन क्लोरीन तो कार्बन पर प्लस आएगा और Cl पे माइनस। इससे तो आयंस बनेंगे, हाँ। क्या इससे 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे? ना। क्या इससे 2 कार्बोकटायंस बनेंगे? ना। 2 कार्बनायन बनेंगे? ना ना ना। एक कैटायन और एक एनायन बनेगा, जो कि हमेशा हेटेरोलिसिस में बनता ही है। बहुत ही आसान सवाल, द सही आंसर इज डी। Which of the following is true regarding a carbocation intermediate? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट के लिए सत्य क्या है, ऐसा पूछा है। ए, इट इज sp3 hybridized and has a tetrahedral shape, ऐसा है। हाँ, कार्बोकटायन नहीं, बिल्कुल नहीं है। कार्बोकटायन तो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, गलत बात बोल दी। sp2 इट हैज ट्रायगोनल प्लेनार शेप, ये बिल्कुल सही बोला है। sp फेस्पी कुछ नहीं है, बेकार की बातें है ना। और हाफ फिल्ड नहीं, इसमें एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है। कार्बोकटायन ऐसा रहेगा, C, R1, R2, R3, 3 उसके साथ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, गौर फरमाइए, बहुत मजेदार, यह है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। और ये एम्प्टी है, तभी तो कार्बोकटायन है, प्लस चार्ज है कार्बन पर, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड नहीं है।
और कार्बन कैसा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये पूरा ड्रामा है कार्बोकैटायन का, और एम्प्टी ऑर्बिटल और प्लस चार्ज है, इसलिए ये अत्यंत शक्तिशाली लुईस एसिड भी है, जो कि दूसरों से ये लोन पेयर स्वीकार कर सकता है। रिवीजन करें तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ठीक है। Which of the following groups will show minus I effect? माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाता है भाई? जो इलेक्ट्रॉन घसीट ले। कौन घसीटेगा? ये तो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये तो पुअर प्लस आई है, ये तो पावरफुल प्लस आई है। क्यों? जिसमें माइनस चार्ज है वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, देगा, धक्के मार मार कर रिलीज करेगा, प्लस आई है। ये छीन लेगा इलेक्ट्रॉन और उसे, ये बहुत भयंकर माइनस आई है। नाइट्रोजन तो है ही अपने आप में नंबरी, उससे 3-3 फ्लोरीन में जुड़ के एकदम पप्पा जी बना दिया इन्होंने से। बहुत अत्यंत शक्तिशाली, भयंकर भयंकर, बहुत ही खतरनाक वाला माइनस आई ग्रुप बन चुका है ये NF3+। देखिए गौर से। The correct order of plus I strength of the following groups is, किसका प्लस आई होगा ज्यादा? आप देखिए, CH3 में क्या है, C में हा HHH, CH2R और CDDD CD3, ये 3 आइटम आ गए इससे। हाँ जी, ड्यूटेरियम बहुत ही सस्ती सही पर प्लस आई होती है। अच्छा, तो ये कैसी है? ये प्लस आई है। और आर कैसा है? ड्यूटेरियम से काफी बेटर प्लस आई होता है। अच्छा, तो सबसे घटिया कौन? सबसे घटिया है मिथाइल, तो ये आउट हो गए। सबसे घटिया है मिथाइल, मिथाइल पे तो वोट पड़ गया। और रिलीजिंग के मामले में 3 ड्यूटेरियम अच्छी, या 1 कार्बन अच्छा, या अल्काइल ग्रुप अच्छा। 3 ड्यूटेरियम कैसे भी हो हैं, तो भले 3 हो, पर अति लल्लू है ड्यूटेरियम, बहुत ही वीक प्लस आए, राइट। और ज्यादा अच्छा है ये। तो इज डी द आंसर? यस, डी इज द आंसर। फाइंड आउट द टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इन द गिवन मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल गिवन है उसमें कॉन्जुगेशन किस तरह की है? आओ देखें, ये इधर जाएगा तो ये यहां, तो OH का लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है C डबल बॉन्ड O से, ठीक है। तो पाई बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल ना, इट इज लोन पेयर। लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। B is the answer? Yes, B is the answer. Which of the following is not the pair of resonance structures? इनमें कौन ऐसा है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का पेयर नहीं है? ध्यान रखना, रूल्स ऑफ रेजोनेंस में पहला नियम है कि एटम्स की कनेक्टिविटी बदलनी नहीं चाहिए, एक दूसरे से सेम सीक्वेंस में एटम्स जरूर कनेक्टेड होने चाहिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में। अगर कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, और कुछ नहीं होना चाहिए, खाली इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन फर्क हो सकता है, बाकी सब सेम होगा। हाइड्रोजन यहां N के साथ जुड़ी है और यहां O के साथ, यही पाप हो गया। क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? जवाब है ना, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। NCO और NCO, हाँ ये तो हो सकता है। कायदे में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोले हैं तो तमीज से लोन पेयर जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर लोन पेयर नहीं बनाए हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि जो किया है वो कितना सच है, कितना झूठ है, क्या है क्या नहीं, सही है गलत। तो चलो, अगर हम सही सही बना के दे दें आपको, जी लेंगे इसके साथ। हम क्या कर रहे हो? ये लोन पे बना रहा हूं बाबू, ऐसे, ठीक है। तो ये तो नहीं है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये है, हाँ ये है। यहां पे क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन यहां कूद गए, ठीक है, ये भी है। यहां क्या हुआ? अब ये टॉटोमर है, O यहां OH हो गया ना, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। तो 1 और 4 नहीं है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। 4 तो टॉटोमर है, 1 भी टॉटोमर है। 1 and 4 is the answer. Yes, not a pair of contributing structures, 1 and 4. ऐसा है। Which of the following can be explained using resonance effect? अच्छा, रेजोनेंस इफेक्ट से क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं जी।
जैसे ए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, पता लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, अगर कहीं रेजोनेंस इफेक्ट लगता होगा तो बड़ा असर पड़ता है, जरूर बता देंगे। बॉन्ड लेंथ, इस पर भी एक्सप्लेनेशन तो दिए जा सकते हैं, मना नहीं है। ऑल, हाँ सब बता देंगे जी, बिल्कुल। इसका मतलब ब्रह्मांड की हर बॉन्ड लेंथ नहीं रेजोनेंस इफेक्ट से आएगी, लेकिन हाँ जहां जहां रेजोनेंस इफेक्ट का असर पड़ता था वहां जरूर उससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या है? अब दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ऐसा लगता है, ठीक। नियम क्या कहता है कि ऑपोजिट चार्जेस क्लोज रहें तो दिस इज मोर स्टेबल, ऑपोजिट चार्जेस फार अवे, इसका मतलब है दिस इज लेस स्टेबल, ऐसा है। तो ए इज मोर स्टेबल देन बी, और तो सब एक जैसा ही है, ठीक बात है। बकवास है, बाकी ऑप्शंस दिख ही रही है तो बस इतनी सी बात थी। चार्ज सेपरेशन न हो तो श्रेष्ठ है, और यदि चार्ज सेपरेशन है, यदि प्लस माइनस चार्जेस हैं, जितने दूर हो उतना बुरा है, जितने करीब हो उतना अच्छा है, ऐसा। Isocyanic acid has the following resonating structures. The order of their stabilities is, ठीक है। कभी भी ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो तमीज ये कहती है कि इन पे लोन पेयर जरूर होने चाहिए, नहीं तो इनके होने ना होने का कोई अर्थ नहीं है। इट्स वेरी डोबियस एंड कंफ्यूजिंग। तो चलिए हमने बना दिया हाथ से। अब देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, वन बेस्ट है। क्यों? इसमें कोई चार्ज नहीं है, हर एटम पर जीरो चार्ज है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वन इज द बेस्ट, वन इज द बेस्ट। सीडी आउट हो गए मार्केट से। अब 2 और 3 में कंपटीशन देखिए। महान इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ पे प्लस, पाप पाप महापाप। सस्ती 2 कौड़ी की नाइट्रोजन में प्लस, नो पाप, दिस इज बेटर। तो थर्ड इज बेटर देन सेकंड, थर्ड इज बेटर देन सेकंड। ए इज द आंसर, यस इंडीड, ए इज द आंसर। कैसे जज किया? जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा, अपनी खोपड़ी पर प्लस रखने की टेंडेंसी होगी कम। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज नहीं रखना चाहेगी। नाइट्रोजन के माथे मर दिया जाए तो फिर भी जी लेगी। यही नहीं, यहां देखिए मामूली हैसियत की नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है, और यहां महान इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर माइनस है। ऑक्सीजन पसंद करेगी माइनस रखना बजाय नाइट्रोजन के। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज मजे से नाइट्रोजन अपने ऊपर, नाइट्रोजन नहीं, मजे से अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख लेती है। इसके चलते 3 is a better answer, far better answer as compared to 2. Yes, that is so. Which of the following is not an example of cross conjugation? ये क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल कौन नहीं है? वेल, ये कॉन्जुगेटेड हैं और ये हैं तो क्रॉस है। ये है और ये हैं पर डायरेक्ट नहीं है, ये भी क्रॉस है। वाओ, इसको देखिए, ये क्या है? वेल, यहां पर है, इधर है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, ये भी क्रॉस है। पर ये तो फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, क्रॉस कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, रिंग में नाच के जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, ये तो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन है। डी में बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल नहीं है क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसलिए द टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन द गिवन स्ट्रक्चर इज, अल्फा हाइड्रोजन्स कौन सी हैं? कई बार लोग कहते हैं कि बेंजाइलिक पोजीशन पर या अलाइलिक पोजीशन पर जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। कुछ लोग बीटा ही बोलते हैं उन्हें, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी सनक जो भी है। और इनसे जुड़ी हुई हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, कुछ लोग बीटा बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन थी, कितने आदमी थे? 6, 6, ऐसा है। Choose the correct stability order of the given alkenes. Okay. अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से ही। अलाइलिक हाइड्रोजन कह लीजिए, अल्कीन के बाजू में जो कार्बन है उससे जितनी हाइड्रोजन्स जुड़ी हुई हैं, अल्कीन के बाजू, अल्कीन जो है इसके बाजू में जो कार्बन है उससे जितनी ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ी होंगी, अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 1। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 4।
4 is like more than 1 na, and CH3, CH2 और CH3, तो 3 + 3 + 2 यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 8 है। अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 8 है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? सबसे स्टेबल है 3, सबसे स्टेबल है 3, उससे कम है 2, सबसे कम है 1। वेल डन। 3 to 1 is the order. Yes, that is the order. 3 to 1. C is the answer. Yes, C is the answer. Rank the following bonds of carbonate in decreasing order of their bond length. कार्बोनेट में वैसे अगर आप गौर फरमाएं, मस्त रेजोनेंस होती है, और चूंकि रेजोनेंस होती है, इसके सारे बॉन्ड्स की लेंथ हूबहू एक जैसी होती है, तो 1, 2 और 3 बराबर हैं, क्योंकि ये तो खाली एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और अल्टीमेटली ओवरऑल स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। तो ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन कार्बोनेट आयन, ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल। भ्रमित मत हो जाइएगा इससे। Which of the following is an aromatic compound? कौन बनेगा एरोमेटिक? रिंग में sp3 आ गए, पाप लग गया। एक बार एरोमेटिक स्टडी की शर्तें क्या थी? पहली चीज कि रिंग होना चाहिए, दूसरी चीज ऑल एटम्स इन रिंग मस्ट बी sp2, कभी कभी sp भी चल जाता है पर sp3 नहीं होना चाहिए। तीसरा, वन unhybridized p orbital on each atom of ring must be conjugated with adjacent atoms. आजू बाजू वालों से हमेशा कॉन्जुगेशन होनी चाहिए ताकि पूरे रिंग में महा कॉन्जुगेशन आ जाए। लेकिन अगर sp3 आ गया तो फ्लॉप हो गया। और अगर ये तीनों कंडीशंस मीट हो रही है तो एक चौथी भी है। कौन सी? वो चौथी कंडीशन है हकल्स रूल। हकल्स रूल। हाँ, क्या कर रहे हैं? हकला रहा हूं मैं, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू हकल, है ना? हकल्स रूल। हकल महाराज बोल गए हैं कि अगर कंडीशंस 1, 2, 3 मीट हो रही हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो वो एरोमेटिक हो जाते हैं। अच्छा, और n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती थी, तो 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए। ये सब जिनमें होंगे वो एरोमेटिक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या एरोमेटिक है? फुल्ली ऑटोमेटिक, आई मीन फुल्ली एरोमेटिक है ये। अच्छा, और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये भी एरोमेटिक है। इज डी द आंसर? यस। जल्दी मत करिए, बी नहीं, डी इज द आंसर। इंडीड, डी इज द आंसर। And this gets us our next question, which says, which of the following is true regarding Brettstool? Oh my God, Brettstool क्या था? आपको याद है Brettstool? ब्रेट महाराज पुराने अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट थे। उन्होंने ब्रिजहेड एटम्स के लिए कहा था। ब्रिजहेड समझते हैं ना, इस तरह के बड़े खतरनाक लुक्स वाले ये जो 2 एटम्स हैं, ये ब्रिजहेड्स हैं। ऐसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ये ब्रिजहेड एटम्स हैं। उन्होंने कहा था कि फॉर small ring bicyclics, bridgehead atom cannot be sp2 hybridized। क्यों sp2 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो sp2 हो गया तो उसको प्लेनर होना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या है? एक्चुअली तो ये है कि नीचे मुड़कर ये रिंग बनी हुई है, ऐसे देखो, ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली उसका। तो अगर ये प्लेनर हो गया, ऐसे मुड़कर उसने रिंग बना रखी है नीचे से और बांध रखा है, अगर प्लेनर हो गया तो उसकी रिंग्स टूट जाएंगी, तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए और इसी को अलग अलग तरीकों से लोग कहते हैं कि ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, ब्रिज हेड पर फैलाना नहीं हो सकता, पर जो आत्मा है उस रूल की वो ये है ब्रेटस्टूल का असली फॉर्म, ओरिजिनल रूट फॉर्म। अ डबल बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड एट द ब्रिज हेड, ये भी सच है। Double bonds can only be formed at bridgehead, nonsense, cannot be formed.
ब्रिजहेड पर यहां पर डबल बॉन्ड मत बनाइए। क्यों? उससे ब्रिजहेड एटम sp2 हो जाएगा, जो कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। साइड में बना लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। इज ए द आंसर? यस, ए इज द आंसर। Which of the following carbocation is the least stable? सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, ये पूछा है। वेल, ब्रिजहेड sp2 होना पाप है। ब्रिजहेड sp2 होना पाप है। देखिए, ब्रिजहेड था, ब्रिजहेड पे प्लस कार्बोकेटाइन इज sp2, और ब्रिजहेड sp2 नहीं हो सकता, ब्रिजहेड प्लेनार नहीं हो सकता। अभी अभी देखा था ब्रेड्स रूल। इज ए द आंसर? यस, ए इज द आंसर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टर्शरी, worst carbocation is A because of Brett's rule. Which of the following will undergo ring contraction? Wow, क्या रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? यस, 4 मेंबर्ड रिंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे? मैं बताता हूं आपको। देखिए, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मैं एक ट्रिक बताता हूं। जहां पर प्लस है उसको आप बोल दीजिए वो अल्फा कार्बन है। अल्फा के पड़ोसी हैं बीटा, और बीटा के फर्दर पड़ोसी हैं गामा। अच्छा, ये है आपका क्या नाम है, कार्बोकेटाइन, ये कार्बन एटम्स के एक तरह से नामकरण संस्कार के हिस्से। नियम क्या है? बीटा और गामा को तोड़ो। अच्छा, बीटा और गामा को तोड़ो। ओके। स्टेप 2, अल्फा और गामा को जोड़ो। अल्फा और गामा को जोड़ो। स्टेप 3, अल्फा से उड़ाओ प्लस, और स्टेप 4, बीटा पे लगाओ प्लस। बस। ओ माय गॉड, ये तो जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। अगर आप देखें, ये और कुछ नहीं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन बन गया है। काफी खूबसूरत है ये, इतना बुरा नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। और कैसे करेगा, मैंने आपको सब बताया भी है। ऐसे करेगा। राइट राइट। एक आध और देख लूं यहां पे। ये बाकी जो 2 केस है ना, 5 मेंबर्ड की दुम पर प्लस हो, ये है वो जिसे हम कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या? जी हां, ये वो है जिसे हम कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। अच्छा, ये तो साइक्लोहेक्साइल कटायन बन गया। बिल्कुल। यही नहीं, 4 मेंबर्ड की दुम पे प्लस हो तो वो भी एक्सपैंड होकर 5 मेंबर्ड बन जाएगा। ऐसे यहां से, विच इज साइक्लोपेंट। तो रिंग एक्सपेंशन के उदाहरण दे रखे हैं। पहला वाला कॉन्ट्रैक्शन था, जी हां, पहला वाला कॉन्ट्रैक्शन था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस जे में खूब आते हैं। इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं, आना चाहिए आपको ये। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए एक्स वाई एंड जेड इज। क्या कोई बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है? जी हां। क्या? सबसे सड़ियल कौन, जिसका लोन पेयर भागकर महान इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर चला गया? अमाइड। ये तो बहुत ही खत्म है, इसमें तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है ही नहीं, वो तो ऑक्सीजन के पास चला गया। सबसे पुअर बेस होगा वाई। सबसे पुअर बेस होगा वाई। हाय। और सबसे अच्छा कौन? यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन। ये बेचारी sp3 है और ये बेचारी sp2 है, और दोनों ही डिलोकलाइज नहीं है। तो sp3 ज्यादा बेसिक होता है हमेशा sp2 से। x उससे कम है z, और सबसे कम है y। x z y, x z y। हाय। B is the answer? Indeed, B is the answer. Which of the following statements is correct? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सत्य हैं? A, sp carbon is the most basic amongst sp, sp2 and sp3. ऐसा है? उल्टा है। sp बहुत कम बेसिक होता है, उससे ज्यादा होगा sp2 और बहुत ज्यादा होगा sp3। s कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। गलत बात बोल दी। More is the resonance stabilization, lesser will be the basicity. ये तब की बात है अगर लोन पेयर डोनेट जो होने वाला था वो स्टेबलाइज हो रहा हो। जो लोन पेयर बेसिक स्ट्रेंथ के तौर पर डोनेट हो रहा था, अगर वो रेजोनेंस के द्वारा ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये तो बात अच्छी लग रही है, ठीक लगती है, फाइन।
More delocalization of lone pair, more will be basicity. Nonsense. And more plus I effect means less basicity. ना ना ना, प्लस आई इफेक्ट है तो आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी तो मजे से लोन पे डोनेट हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी. बी इज द आंसर. यस इंडीड, बी इज द आंसर. ब्यूटीफुल, बी, दैट इज द आंसर. Which one of the following statements is are correct? A polar solvent has non-zero dipole moment. तभी तो पोलर है. अगर जीरो डायपोल में उड़ जाएगा तो नॉन पोलर हो जाएगा ना. तो सही बात है, सही बात है. A polar solvent has zero dipole moment. Nonsense. जीरो होगा तो नॉन पोलर है. मिथेनॉल, पानी, एसीटोन आर पोलर सॉल्वेंट. सच है. दो सही हैं बाबू. कौन से? ए एंड सी अबव. डी आंसर सही है. ए एंड सी अबव. सिंगल करेक्ट है, क्या करें. राइट, राइट. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज. एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रही है. गजब. क्या होगा और देखें. आपके पास है, ये क्या है? ये है सलाइसिलिक एसिड. अच्छा. CO एक होता है ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, कैसा भी लगा हो, एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ ही जाएगी अनसब्स्टिट्यूटेड एसिड के मुकाबले. इस कारण से मोस्ट एसिडिक हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों ऑर्थो पर ग्रुप लगे हैं. उससे कम होगा 2. ये तो पक्का, ये तो शानदार, ये तो सुपरहिट आइटम हो ही चुके हैं. अब बचे 3 और 4. क्या आप देख सकते हैं कि यहां पे 4 नंबर पर OH का एक प्लस M इफेक्ट है. प्लस M इफेक्ट के चलते वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा. तो 4 सबसे लल्लू होना चाहिए. और इनमें तो लग गया ऑर्थो इफेक्ट, तो ये सबसे ज्यादा हो ही गए. ले दे के लावारिस बचा 3. तो OH अगर मेटा पोजीशन पर है तो वो प्लस M नहीं दिखा पाएगा उतने अच्छे से, हाँ माइनस आई दिखा ही देगा. राइट, इसके चलते ठीक है. 3B. 1 2 3 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का. 1 2 3 4. इज A an option? Yes, A is an option. The total number of resonating structures of phenoxide ion. अगर हमारे पास है एक फिनॉक्साइड आयन और हमें उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, आओ देखते हैं कैसे बनाएंगे. एक यहां ले आइए उसे. 2 यहां ले आइए उसे. 3 और यहां ले आइए वापस. धड़ाम. 4 ओरिजिनल. तो 1 2 3 4 5 कुल 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. किसके? फिनॉक्साइड आयन के. राइट. इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था. न्यूमेरिकल आंसर कितना है? द आंसर इज 5. ऐसे ही एक और देखिए. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस अंडरगो रीअरेंजमेंट? ओह माय गॉड, इसमें से कितनों का होगा रीअरेंजमेंट? आओ देखें. ये तो सेकेंडरी है, पड़ा हुआ है. यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी और ये टर्शरी बन जाएगा. इसमें होगा रीअरेंजमेंट. यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और इसमें यस होगा रीअरेंजमेंट. इसमें कुछ नहीं होगा. यहां पे क्या होगा? यहां पे तो कूद के हाइड्राइड शिफ्ट होगी और OH के तो पड़ोस में क्या बाहर आ जाएगी. बहुत मजा आएगा. अपने परम शक्तिशाली प्लस M से OH इस कार्बोकैटायन को एकदम स्टेबलाइज कर देगा. कूद के पागलों की तरह दौड़ दौड़ के धमाके के साथ दम से कूद जाएगा. कौन? हाइड्राइड. कोई धमाके की आवाज नहीं आएगी, चिंता मत करें. तो यहां कितनों में हो रहा है रीअरेंजमेंट? 5 दे रखे थे. 5 में से 3 में होगा रीअरेंजमेंट. 3 of them will undergo rearrangement. Amongst the following, the total number of aromatic compounds is. कितने aromatic हैं? गौर से देखिए इसे. ये एज्यूलीन है, मशहूर है, एरोमेटिक है. पेरिडीन एरोमेटिक है. फ्यूरैन एरोमेटिक है. ये बेचारी एरोमेटिक है. ये एंटी एरोमेटिक है और ये बहुत ही खतरनाक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. तो बस कितने एरोमेटिक हैं इसमें से?
5 में से 3 हैं, तो नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज 3। हो सकता है आप कहें कि एज्यूलिन कैसे एरोमेटिक हो गई। मैं आपको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। आप देखिए 5 मेंबर रिंग, और एक क्षण के लिए आप जरा माइनस यहां लगाइए और प्लस यहां, ऐसे देखिए। और अगर ये इधर और ये यहां ले आएंगे आप, ऑफ कोर्स यहां टिंग टैंग तो ये है ही, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस ये, और यहां पे, यहां क्या है आपके पास, टैंग टैंग प्लस। अब गौर से अगर आप इसमें ऑड करें, ये प्लस चार्ज को यहां डिलोकलाइज कराइए, माइनस को यहां कुदाइए, घुमाइए, नाचिए, गाइए, अल्टीमेटली पता है आपको क्या मिल जाएगा, क्या, ये प्लस वाला जो 7 मेंबर रिंग है, ये कुछ कुछ ट्रोपाइलियम कटायन जैसा बन जाएगा। और ये जो 5 मेंबर रिंग है, यहां पर माइनस इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। दोनों में एरोमेटिसिटी की आत्मा टहलने लगेगी आके, बड़ा खूबसूरत कंपाउंड बनता है। एज्यूलिन हाइड्रोकार्बन होने के बावजूद ये चार्ज सेपरेशन जो हुआ है प्लस माइनस का, इसके चलते ये कंपाउंड पोलर हो जाता है। हाइड्रोकार्बन्स पानी में नहीं घुलते, पर एज्यूलिन पानी में बाकायदा घुल जाती है अपनी हाई डाइपोल मोमेंट के कारण। क्यों? एरोमेटिसिटी के लालच में ऐसा कर गुजरते हैं। बहुत मजेदार कंपाउंड है। देखिए एज्यूलिन, फ्यूरान, pyridine तीनों एरोमेटिक हैं। बच्चों ये थी आज की हमारी दौड़, आज की हमारी बातें, आज की हमारी प्यारी सी सुंदर सी मुलाकातें, जिसमें हमने रिवाइज किया नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और विशाल और भव्याति भव्य जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तैयार रहिएगा, रिएक्शंस रिवाइज करके आइएगा। ऑर्गेनिक का बहुत ही सुंदर रिवीजन करेंगे आगे अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।